Hello students, welcome back to my channel and good morning all of you. So in the last lecture we were studying our chapter 5 prediction function from microeconomics. Okay, so in this lecture now we are continuing with the same. Okay, so basically we have completed our topic till the law of variable proportion. Now आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझा था उसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे. ओके उससे पहले एक बार हम अपने फेजेस को गो थ्रू कर लेते हैं अगेन कि कौन कौन से हमारे फेजेस थे. सो सबसे पहला फेज था हमारा व्हेन टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेस. जब हमारा टीपी राइज करता है कैसे रेट के साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ, तो उस केस में एमपी क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट. द सेकेंड फेज वॉज व्हेन टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट. जब टीपी राइज कर रहा है लेकिन कैसे रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, उस केस में हमारा एमपी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव रहेगा. ओके थर्ड फेज वॉज व्हेन टीपी फॉल्स. जब हमारा टीपी फॉल हो रहा था तब हमारा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर ना. इन्हीं को अब हमने क्या दिए थे, नेम दिए थे. क्लियर. सो फेज वन को क्या बोला गया, इंक्रीजिंग रिटर्न. सो एमपी इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न. ओके फेज सेकंड को क्या बोला गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्लियर. सो एमपी डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल रहे हैं. ओके थर्ड फेज को हमने क्या बोला, नेगेटिव रिटर्न्स. सो एमपी क्योंकि हमारा नेगेटिव हो रहा है दैट्स व्हाई दैट फेज इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न्स. आई होप इट इज क्लियर. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो इसके आगे है हमारा कि भाई हमारे रीजंस क्या क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे. ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न. तो द फर्स्ट रीजन इज दैट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर, जिसके वजह से हमको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहे हैं. ओके सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. दैट मीन्स कि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स है और वी कैन से हमारी जो लेबर है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रही है. क्लियर. थर्ड वन इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. दैट मीन्स कि हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो डिवाइड नहीं किए जा सकते स्मॉलर यूनिट्स में. सो जब तक उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ, वेरिएबल फैक्टर के साथ सरवाइव कर रहा है तब तक हमको क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे. ओके नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. दैट मीन्स कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन एक ऑप्टिमम यूज एक लेवल पर आकर यूज करते हैं. ठीक है, वेयर आवर टीपी इज मैक्सिमम. दैट मीन्स कि वहाँ पर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूज़ कर पा रहे हैं. लेकिन उसके आगे जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आना शुरू होता है क्योंकि हम उसका कॉम्बिनेशन नहीं डिसाइड कर पा रहे. ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, लाइक एक मशीनरी है हमारे पास जिसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं आफ्टर एम्प्लॉयड द 4 लेबर ऑन इट. ओके कि 4 लेबर्स वहाँ पर काम कर रही हैं जो उस मशीनरी का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रही हैं. लेकिन अगर एक और लेबर मैं एड ऑन कर देती हूँ सो वहाँ पर चाउस क्रिएट होगा. ओके क्योंकि चारों लेबर ने अपना अपना काम बांट रखा है उस मशीन को लेकर. ओके वहाँ पर टीपी इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट से इंक्रीज होगा, और वो लेस अमाउंट से इंक्रीज ही होना क्या है कि हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मिलना. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. दैट मीन्स कि फिक्स्ड फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको मशीन का एग्जांपल दिया कि हम मशीन को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं जब हमने 5 लेबर उसके ऊपर एम्प्लॉय कर लिए. ओके दैट मीन्स कि उतना यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी नहीं है एक फिक्स फैक्टर का जितना किया जा रहा है अल्टीमेटली. सो अगर हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे सो दैट मीन्स हमको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, डिमिनिशिंग मिलेंगे. ओके नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. कि सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि जो एक
कि एक के प्लेस पर दूसरी चीज़ को यूज़ करना, लाइक वी आर यूजिंग द गुड्स इन द प्लेस ऑफ अनदर वन। ओके, लाइक हमने ये पढ़ा था बेसिकली डिमांड चैप्टर में, लाइक टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो लेबर है, बेसिकली हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो एक लिमिट तक ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बन के रह सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते, और एक इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के पीछे क्या रीज़न बन जाता है, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स का रीज़न हमारा बन जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव रिटर्न्स। अब हमको नेगेटिव रिटर्न्स कब देखने को मिलेंगे? भाई हमारा डिमिनिश तो हो रहा है, अब नेगेटिव में भी बात पहुंच गई। सो नेगेटिव होने के पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। भाई अब मैंने 5 एम्प्लॉय वहाँ पे हायर कर लिया, 5 के बाद मैं मान लीजिए मैंने 5 और हायर कर लिए। एक मशीन पर जो पहले 4 लोग काम कर रहे थे बहुत ही अच्छे से, एक हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, अब हमने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर दिया और वहाँ पर 5 मोर एम्प्लॉयड आर वर्किंग देयर नाउ। सो अब टोटल कितने हो गए? 10 एम्प्लॉयज ऑन अ वन मशीन। दैट मीन्स कि फिक्स्ड फैक्टर का लिमिटेशन हो गया। फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास क्या हो गए? एक तरीके से कमी हो गई हमारे पास, और वेरिएबल फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से अब हमारे रिटर्न्स क्या आने शुरू हो गए हैं? नेगेटिव आने शुरू हो गए हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। वहीं से पॉइंट निकलता है हमारा कि पुअर कोऑर्डिनेशन हमारा पैदा हो जाता है किसके बीच में? वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब हमारे 4 पर्सन्स हैं हमारे पास एम्प्लॉयड, हमने 4 किए हैं, सो वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक काम अपने हाथ में ले लिया, राइट? अब हमने 5 और लेकर आ गए। ओके, अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? 9 देयर आर। ओके, सो 9 एम्प्लॉयज हमने हायर कर लिए। सो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई बेसिकली कि एक ही पर्टिकुलर थिंग के 2 स्पेशलाइजेशन हमारे पास आ चुके हैं, 2 स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे पास आ चुके हैं। सो वहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा चाउस क्रिएट होगा। क्लियर? सो वो क्या करता है बेसिकली, ऐसे केस में हमारी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? डिक्रीज करना शुरू कर देता है, जब हमारे पास वेरिएबल फैक्टर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिक्स तो फिक्स है, वो तो चेंज हम नहीं कर रहे, लेकिन हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने की वजह से हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट क्लियर देयर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है? आई थिंक आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिन्होंने यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है। ओके, दैट मीन्स कि वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने TU-MU समझा था। ओके, ये कुछ उसी तरीके का है। अगर आप थोड़ा सा इसको सिमिलर देखें साथ में, जिसने यूटिलिटी का चैप्टर समझ रखा है वो इजीली समझ पा रहा होगा कि भाई हाँ, कुछ हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या है सेम निकल के सामने आ रही। जैसे वहाँ पर यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पर हमारा MP डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो देखिए, नाउ व्हाट इज कॉल्ड इट? So it states that when more and more units of a variable factor are employed, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करना शुरू करेंगे? एम्प्लॉय करना शुरू करेंगे विद अ फिक्स्ड फैक्टर, एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ, देन आवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। वही तो अभी हमने समझा कि क्या हमारे फेजेस में सिचुएशन बन रही थी, क्या रीजंस हमारे बन रहे थे कि जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर फिक्स फैक्टर पर, कि हमारा फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा, हमारी लैंड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमारे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तो फिक्स फैक्टर उसको एक तरीके से कॉम्बिनेशन में रख सकता है, उसके अलावा तो वो नहीं रख पाएगा। एक बार तो लिमिट ख़त्म होगी ना उसकी। सो उस केस में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करना शुरू कर जाता है? फॉल करना शुरू कर जाता है। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसका शेड्यूल। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हमारा कोई लॉ आएगा तो वहाँ पर सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन, दैट व्हाट इज कॉल्ड लॉ, देन
फिर हम उसका क्या बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, देन फिर हम उसका कर्व बनाएंगे, देन यू कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके शेड्यूल की। हमारे 4 कॉलम्स यहाँ पर तैयार होंगे। सबसे पहला हम लोग फिक्स फैक्टर लेंगे, सेकेंड वेरिएबल फैक्टर, थर्ड कॉलम इज फॉर टोटल प्रोडक्ट, फोर्थ कॉलम इज फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, सो फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहता है, हमारा कभी चेंज नहीं होता, सो हमने कंसिडर किया है एज इट इज कांस्टेंट। क्लियर। वेरिएबल फैक्टर हमारा चेंज होता रहता है, सो इसीलिए वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहा है हमारा 1 यूनिट से इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट की। सो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारी कुछ ये हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअली हमको रिटर्न्स कैसा मिल रहा है, रिटर्न हमको कैसे मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग कौन से केस में है, डिमिनिशिंग कब है, नेगेटिव कब है। क्लियर। सो अब नेगेटिव तो वैल्यू आपको आई थिंक सो नहीं नजर आ रही है, लेकिन हम लोग इसको जनरली क्या देख रहे हैं कि लॉ ऑफ हमारा क्या है, एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। ओके, दैट मीन्स कि हमारा एमपी डिमिनिश वे में हमको दिखाना है। ओके, सो एमपी की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जब जब मार्जिनल आएगा तब तब हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा, राइट, दैट मीन्स चेंज इन। मार्जिनल मतलब चेंज इन, सो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर, पॉइंट समझ में आया। सो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एन, राइट। सबसे पहले सेम एज इट इज वैल्यू आ जाएगी एमपी की हमारी। भाई हमें नहीं पता टीपी से पहले क्या वैल्यू थी क्या नहीं थी, तो हाउ वी आर फाइंडिंग द चेंज इन। ओके, सो सबसे पहली वैल्यू हमारी चेंज इन की फर्स्ट आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड 12। नेक्स्ट वन, 12 से कितना हो गया 22, 12 से कितना हो गया 22, कितना इंक्रीज हुआ है, सो हमारा हुआ है कितने का, 10 का इंक्रीमेंट। क्लियर। देन 22 से 30 हुआ, अब कितना इंक्रीज हुआ, 8। 30 से 36 हुआ, अब कितना इंक्रीज हुआ, 6। 36 से 40 हुआ, अब कितना इंक्रीज हुआ, 4। दैट मीन्स कि टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लेस अमाउंट से इंक्रीज करता चला जा रहा है, मतलब एक डिमिनिशिंग रेट के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। देखिए सबसे पहले 12, 10, 8, 6, 4, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज है वो क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं, राइट। और जब भी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी जाती है, सो दैट मीन्स कि हमारा कर्व कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। नाउ अब एक डिफरेंस और देखिए, जो मैंने आपको कर्व में काफ़ी बार समझाया है कि जब भी वो कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होंगी, तो उसका जो बेसिकली फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कर्वी शेप का होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा या कैसा होगा। सो देखिए 12 से 10 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 10 से 8 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 8 से 6 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 6 से 4 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट रेट है। क्या है वो, कांस्टेंट रेट है। सो इसका मतलब कि हमारा जो एमपी बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। क्लियर, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करा जाएगा। हमको सिर्फ सिचुएशन क्या दिखानी है कि हमारा एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर पॉइंट। सो अब हम लोग कर्व जब फॉर्म करेंगे, सो वो हमारा कर्व कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन हमारा फॉर्म किया जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हम लोग थोड़ी देर पहले भी देख चुके थे। ये हमने बेसिकली अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, जहां हमने टीपी और एमपी के कर्व की बात करी थी। ओके, सो ये क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है हमारा, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आप सेम शेड्यूल यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको रिलेशन शो करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड विद द एक्सप्लेनेशन लिटिल बिट मोर। ओके, चलिए। सो सबसे पहले वही हम अगेन 4 कॉलम्स अपने फॉर्म करेंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल, टीपी, एमपी। क्लियर। फिक्स्ड हमारा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी, तो हमने 1, 1, 1 रख लिया। देन वेरिएबल फैक्टर आप लोग शुरू करेंगे 0 से। ओके, कि सबसे पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप लोग 1 से भी शुरू कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस।
नाउ टोटल प्रोडक्ट, ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर 0 है तो काम कौन ही करेगा, कोई भी नहीं करेगा भाई। एक खाली लैंड पर हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 0, नथिंग। तो 0 सबसे पहले आ गया। जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होने शुरू हुए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्लियर? सो दैट इज द वैल्यूज 10, 30, 45, 52, 52, 48। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, एक तरीके से कांस्टेंट हो रही है। ओके, सो ये वो वैल्यू है जहाँ पर ऑप्टिमम यूज कर लिया हमने किसका, फिक्स्ड फैक्टर का। आई होप आपको पॉइंट याद आ रहा होगा जब हमने रिटर्न को एक्सप्लेनेशन करी थी अभी। ओके, रिटर्न हमने पढ़े थे, डिमिनिशिंग रिटर्न, कि ये वो पॉइंट है जहाँ से फिक्स्ड फैक्टर को ऑप्टिमम यूज कर लिया गया है और अब यहाँ से फॉल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग एमपी की वैल्यूज निकालेंगे। अभी हमने समझा एमपी की वैल्यूज कैसे निकलती है, दैट इज चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एन। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी निल, राइट। सेकेंड वैल्यू 0 से 10 हुआ, दैट मीन्स कितने का इंक्रीज हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ। 10 से 30 हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ। ऐसे ही हम अपनी वैल्यूज को निकालते चले जाएंगे। क्लियर? अब एक बार देख लीजिए क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है कि हम कांस्टेंट बना पाएंगे एमपी को, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे एमपी को। सो 10 से 20 हुआ, दैट मीन्स 10 का इंक्रीज हो रहा है। 20 से 15, 5, यहीं से हमारी बात खराब हो गई, दैट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं फॉर्म होने वाला अब एमपी। ओके, सो अब ये कुछ कर्वी शेप हमारा लेगा, राइट। अब देखिए, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, इसका शेड्यूल बना रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इसका शेड्यूल देखना है। इससे लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जब हमने टीपी और एमपी का कर्व बनाया था, तो हमने ऊपर नीचे बनाए थे, याद है आप लोगों को? तो जब हमने ऊपर नीचे बनाए थे तो हमने एक डॉटेड लाइन टच करी थी। ओके, सो अब हम ये कर रहे हैं कि हम दोनों कर्व को एक ही कर्व में कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर? सेम वही है, मतलब वही है, एक्सप्लेनेशन सब वही है, सिर्फ कंबाइन कर दिया गया है दोनों कर्व को। क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, अपना टीपी का कर्व फॉर्म कर रहे हैं। सो हमने ये नोटिस किया कि सबसे पहले तो हमारा जो टीपी का कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर हमको इंक्रीज जाता हुआ नजर आया। क्लियर? ये इंक्रीज होता होता हमारा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर दो वैल्यू क्या आ रही है, हमारी कांस्टेंट आ रही है। क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। क्लियर? देन उसके बाद हमारी वैल्यू क्या कर गई, फॉल कर गई टीपी की, तो वो टीपी हमारा फॉल कर गया। क्लियर? नाउ अब अगेन हमको क्या देखना है कि भाई एक जो मैक्सिमम वैल्यू है टीपी की, उसके ही कंपैरिजन में एमपी क्या है, 0 है। क्या है? एमपी हमारा 0 है। सो एक डॉटेड लाइन हम लोग फॉर्म करेंगे। क्लियर? और कहाँ पर टच कर देंगे, एक्स एक्सिस पर टच कर देंगे। दैट मीन्स कि ये वो पॉइंट है जहां पर एमपी को क्या करना है, हमको इंटरसेक्ट करना है। क्लियर? और एक दूसरा पॉइंट, दैट वाज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां से टीपी कर्वी शेप लेना शुरू करता है। ओके, और वहीं से एमपी भी हमारा डिमिनिश करना शुरू करता है। क्लियर? सो अब यहाँ देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर टीपी कर्वी शेप लेना शुरू करेगा। सो इस पॉइंट से हम लोग टच करेंगे यहाँ पर। दैट मीन्स कि अब ये पॉइंट हमको कंसीडर करना है कि जहां से एमपी हमारा क्या हो रहा है, कर्व होना शुरू हो रहा है, डिमिनिश होना शुरू हो रहा है, फॉल होना शुरू हो रहा है। क्लियर? सो ये पॉइंट हमने टच किया, ये पॉइंट हमने टच किया। नाउ लोकेट दीज पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू 0. नाउ द एक्सप्लेनेशन इज, अब इन पॉइंट्स को ही हमको एज अ रिलेशन शो करना है। सो सबसे पहले देखिए, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अभी फेजेस हम लोग समझ रहे थे। सो 3 फेजेस में हमारा यही हमारे सामने आया था। सो व्हेन टीपी इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, तो एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जब टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के साथ, तो एमपी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया तो एमपी क्या हो गया, 0 हो चुका है। जब टीपी ने डिक्रीज करना शुरू किया तो एमपी ने क्या करना शुरू किया, नेगेटिव होना शुरू कर दिया। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो आप लोग इसको एक साथ ऐसे समझेंगे। क्लियर? अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे, सो टीपी जब इंक्रीज कर रहा है, जब टीपी हमारा क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। देखिए, जब टीपी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एमपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना।
जब टीपी ने डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज करना शुरू किया, ये कर्वी जो लाइन शो करी गई है ये डिक्रीजिंग रेट को दिखा रही है हमारे, ओके कि जब टीपी ने इंक्रीज करना शुरू किया डिक्रीजिंग रेट के साथ तो एमपी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, क्लियर। और जो टीपी हमारा मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया तो एमपी क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर। जो टीपी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया तो एमपी अब पूरा का पूरा नेगेटिव होना शुरू हो गया। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो नाउ this lecture has been finished, this chapter has been finished, okay। so revise this chapter from the previous videos also। जिन्होंने भी इसकी previous videos नहीं देखी है प्रोडक्शन फंक्शन की, kindly see that, तभी आप इसको कंटिन्यू करिएगा, okay। so thank you so much and keep revising your lectures and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।